हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लक्ष्मीकांत की बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि है द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा कि आप लोग बुक अपने सामने खोल के रखिए, ठीक है। बिना बुक के समझ नहीं आएगा, और समझ भी आएगा तो मतलब ऐसे काम नहीं आएगा, तो बुक लेके साथ में बैठिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हेडिंग है वो है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ऐसी डिमांड काफ़ी टाइम से उठने लगी थी कि जैसे अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है तो इंडियंस को ही उनके नियम कानून सारे बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जानी चाहिए इंडियंस के लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले बात उठाई थी एम एन रॉय ने, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे 1934 में, ठीक है। 1934 में एक कम्युनिस्ट लीडर थे एम एन रॉय, उन्होंने पहले ये डिमांड उठाई थी। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड ऑफिशियली डिमांड ये उठाई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए इंडिया के लिए 1935 में। सॉरी, ये यहाँ पे 34 होगा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ से उठाई थी डिमांड। उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे वो मतलब आईएनसी के बिहाफ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फ्री इंडिया का, वो बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के फ्रेम होना चाहिए। कि मतलब जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, संविधान बनता है, वो इंडियन ही बनाए बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के, और वो भी एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज ये होता है कि एक एज के सिमिलर, मतलब एक एज के लोग ही वो डिसाइड करें। जैसे अभी वोटिंग की एज है ना कि 18 से प्लस जो भी है वो वोट कर सकते हैं, 18 प्लस लोग, तो यही एडल्ट फ्रेंचाइज होती है। तो इन्होंने ऐसा क्या कहते हैं, अनाउंस किया था, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑफ़र होता है ना, ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1940 में अगस्त ऑफ़र के रूप में इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगस्त ऑफ़र वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे प्रेशर आ रहे होते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है। वर्ल्ड वॉर 2 अब जानते ही होंगे 39 से 45 तक चला था, 19 वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो उस टाइम मतलब इंडिया का सपोर्ट चाहिए था ब्रिटिश गवर्नमेंट को ताकि वो युद्ध जीत सकें। तो उस टाइम अब ऐसे पकड़ाए जा रहे थे इंडियन लोगों को कि आप लोग ठीक है, ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जा रही हैं, बट उस टाइम काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स था ये, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स में भी मतलब ये एक मेंबर थे, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में, वो भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। फॉर और जो द क्रिप्स मिशन होता है ना, जो द क्रिप्स प्रपोजल होता है, ये मुस्लिम लीग की मतलब डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। वो जो बोल रहे होते हैं कि इंडिया के 2 भाग होंगे, एक पाकिस्तान बनेगा, तो मुस्लिम लीग तो डिमांड कर रही होती है पाकिस्तान क्या, कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें आज़ादी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस हमारा पाकिस्तान दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि आज़ादी दिलाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही सबसे बड़ा हाथ था। ये मुस्लिम लीग कुछ भी नहीं थी, मुस्लिम लीग कुछ नहीं थी, ठीक है। तो इन्हें बस अपना पाकिस्तान चाहिए था, दैट्स इट। तो ये जो थी ना, ये ठीक है 1942 में आता है क्रिप्स, हाँ। तो ये सीधे रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद फाइनली जो होता है ना, एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है इंडिया के लिए, ठीक है। तो इसने भी क्या मतलब, जैसे उन्होंने भी मतलब 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब जो आइडिया था उसे रिजेक्ट कर देता है, और ये बोलता है ना कि मतलब एक ऐसा बनाया जाता है कि मतलब मोर और लेस सेटिस्फाई करता है मुस्लिम लीग को, ताकि मुस्लिम लीग भी आ पाए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, ताकि मतलब ये लोग इंडिया छोड़ के जा सकें। क्योंकि उस टाइम ऐसे हालात हो गए थे ना कि ब्रिटिशर का रुकना अब यहाँ पे मतलब पॉसिबल नहीं था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे राइट्स होते थे, बहुत सारे, तो इसलिए ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे, ठीक है। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी ना, ये कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बनी। अब कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था, इनके फीचर क्या थे ना, कि जो मतलब टोटल स्ट्रेंथ होगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो होगी 389, ठीक है। जिनमें से 296 क्या है, 296 होगी ब्रिटिश इंडिया की मतलब इन्हें अलॉटेड होगी, मतलब ब्रिटिश इंडिया जहाँ पे ब्रिटिशर खुद रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनमें से 93 जो थी, 93 प्रिंसली स्टेट की। इनमें से अब ये जो 296 थी ना, इसमें से 296 में जो 292 सीट्स मतलब मेंबर आएंगे, वो तो गवर्नर प्रोविंस से आएंगे, जहाँ पे मतलब जैसे जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी वहाँ से आएंगे। और जो 4 थी ना,
और जो 4 सीटें थी वो आएंगी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, ठीक है। मतलब 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, जैसे कि मतलब दिल्ली, अजमेर, NWFP। तो ये तब की है ना जब अभी मतलब इंडिया पूरा था, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, ठीक है, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, ठीक है, वो उस इंडिया की बात हो रही है। तो ऐसा सेटअप किया गया था कैबिनेट मिशन में, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो भी मतलब प्रोविंस है या प्रिंसली स्टेट है, उन्हें सीटें अलॉटेड होंगी उनकी पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीटें अलॉटेड होंगी उन्हें। हाँ, और ये सीटें ऐसे अलॉट होंगी कि पर 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों पे एक सीट अलॉट की जाएगी, प्रिंसली स्टेट को भी और जो प्रोविंसेस हैं उन्हें भी। और जो क्या कहते हैं, और जो ये सीट अलॉट होंगी ना ब्रिटिश प्रोविंस को, तो ये होंगी मतलब ये ऐसे डिवाइड की जाएंगी जैसे मुस्लिम, जैसे उस अब जो जैसे देखिए प्रोविंस में क्या होता है कि प्रोविंस में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। तो अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये चूज़ करके भेजेगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों को, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है प्रोविंसेस की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें अगर किसी मुस्लिम मेंबर को भेजना है, तो अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम मेंबर को भेजना है तो उसके लिए वोट करेंगे सिर्फ मुस्लिम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये लोग ही वोट करके एक मुस्लिम मेंबर को भेज सकते थे, ठीक है। और इसी तरह से सिख का भी इसी तरह किया गया था। और जो जनरल में आते थे, जैसे जनरल में क्या होता था, जनरल में उस टाइम आते थे, आप समझ लो कि हिंदू, क्रिश्चियन या जो भी मतलब इन दोनों धर्मों को छोड़ के, मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी सारे लोग जनरल में आते थे, जिन्हें की प्रपोर्शन मतलब उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन ही उन्हें सीट दी गई थी, ठीक है। और जो इसमें चौथा पॉइंट है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। हाँ, जो मैंने चीज़ें बताई वही सेम चीज़ें हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली ही मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली चूज़ करके भेजेगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों को, उनके मतलब प्रोपोर्शनल। और वो होगा ना, वो मतलब डायरेक्ट पीपल लोग वोट नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट इंडिया के पर्सन लोग वोट नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ये वही लोग चूज़ करके भेजेंगे जिन्हें लोग चूज़ करके भेजे थे लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे पर्सन लोग वोट डालें, ठीक है। अब ये जो पर्सन चूज़ करके एक बंदे को भेजे यहाँ पे बिठाए हुए हैं, जैसे वो मे बी जो MLA आप कह सकते हो वो, हाँ ठीक है, तो वो MLA चूज़ करके भेजेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो इनके जो इलेक्शन होते हैं ना, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में भी लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करता है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोग वोट करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए भी और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। ये आगे आएगा तो मैं काफ़ी डिटेल में इसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है ना, जो प्रिंसली स्टेट होता है ना, ये जो प्रिंसली स्टेट को जो 93 सीट्स दी गई थी, ठीक है, जो अभी हमने बात की, जो 93 सीट प्रिंसली स्टेट को अलॉट की गई थी, ये नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है, ये नॉमिनेट किए जाएंगे, ये मतलब यहाँ पे वोट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ही थी नहीं, तो वहाँ के राजा ही चूज़ करके भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, हाँ, किसी को भी जिसे भी भेजना होगा, हाँ। तो अब इससे क्या साफ होता है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और उस टाइम क्या है ना, देखिए 1935 में जो था वो 10% लोग ही वोट कर सकते थे, मतलब जैसा कि हमने 1935 के एक्ट में पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि 10% लोग ही वोट कर सकते थे। तो अब ये पूरे पॉपुलेशन को तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट इसी तरह से था तब, हाँ, क्योंकि उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, मतलब काफ़ी गरीबी थी और लोग समझ भी नहीं पाते, एंड सो ऑन सो दैट, मतलब। और हमने ये भी पढ़ा था कि मतलब वोटिंग राइट उन्हीं के पास था जिनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी थी, जो टैक्स देते थे, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 296 अलॉटेड, जो मतलब ब्रिटिश इंडिया को जो भी अलॉट हुई थी, वो जुलाई से अगस्त के बीच में हुआ 1946 में, जिसमें से अब इन्हें क्या पता था ना, जैसे उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस का ना रुतबा बहुत बड़ा हो गया था, मतलब सभी को इंडियन नेशनल कांग्रेस पे ही भरोसा था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो सीट अलॉट हुई थी 296 सीटें, ठीक है, 296 सीटें जो अलॉट हुई थी, इसमें से 208 सीटें
अकेला कांग्रेस ने ही जीती थी, ठीक है। और जो 73 है वो मतलब गई थी मुस्लिम लीग के पास, ठीक है। तो इसी के चलते वो लोग फिर मतलब हम लोग जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसी के चलते वो लोग मतलब कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा। तो अब वो लोग इसी के चलते डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, काफ़ी राइट्स होते हैं, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, मतलब दंगा वंगा छिड़ जाता है बहुत सारा। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, वो सब बाद में अभी डिस्कस करेंगे, आगे आगे आएगा सब, ठीक है। तो ये हुआ और 15 सीटें अलग लोगों को मिली, मतलब 15 सीटें कोई और मतलब लोग गए हो किसी और पार्टी से गए होंगे। हाँ, और जो ये 93 सीट्स थी ना जो प्रिंसली स्टेट को अलॉट हुई थी, ये सीटें ना फिल नहीं की गई, क्योंकि मतलब वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं जाएंगे। और कैसे कोई जाता, मतलब आपको ही अगर कोई राज दे दिया जाए, ठीक है, आप जहाँ के राजा हो, आपको लोग सब मानते हैं, आप ही का वहाँ पे बोलबाला चलता है, तो आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाके क्यों बैठोगे, मतलब क्यों आप मतलब नीचे आओगे किसी के। तो इसीलिए मतलब प्रिंसली स्टेट ने टोटली बाइकआउट कर दिया था कि हम लोग मतलब ऐसा नहीं क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट। तो इसीलिए प्रिंसली स्टेट ने पूरा बाइकआउट कर दिया था कि हम लोग दूर रहेंगे इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो इस असेंबली में ना सारे उस टाइम के इम्पोर्टेंट लीडर इंक्लूड थे, ठीक है। हाँ, और सारे कम्युनिटी के ऑल से मतलब सारे सेक्शन के लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, आइदर वो एंग्लो इंडियन हो या इंडियन क्रिश्चियन हो, ठीक है। उस टाइम के सारे लोग उसमें इंक्लूडेड थे, एसटी, वुमेन, सारी चीज़, सबको मतलब पूरी रिप्रेजेंटेशन मिली थी, ठीक है। और उस टाइम ना जितने भी उस टाइम के आला लीडर थे, जो भी आला दर्जे के लीडर थे, जो बहुत फेमस पर्सनालिटी थी उस टाइम की, हाँ, सिवाय महात्मा गांधी को छोड़ के, क्योंकि महात्मा गांधी बस ये चाहते थे ना कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, ठीक है। वो बस आज़ादी के पीछे थे, वो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस या रूल करने के हक में नहीं थे, उन्हें बस ये था कि हमें आज़ादी चाहिए, हाँ, हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी मिल गई, अब मतलब उनका तो ये भी था कि आज़ादी मिल गई है, अब हमें बस यहीं तक रुक जाना चाहिए, ठीक है। अब जो जैसे है वैसे रहे, राम राज ग्राम राज, उनका ये कहना था, ठीक है। वो रूल करने के हक में नहीं थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग जो होती है ना वो दिसंबर 9 1946 में होती है, ठीक है। जिसे पूरा मतलब क्या कहते हैं, पूरा मुस्लिम लीग बाइकआउट कर देता है, क्योंकि उन्हें तो अपना पाकिस्तान चाहिए होता है, ठीक है। और ये वो लोग हार भी चुके होते हैं, तो अब उन्हें लगता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनकी बात सुनी ही नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो लोग गिनती में भी कम है, ठीक है। तो और वो लोग मतलब उन्हें पाकिस्तान ही चाहिए हुआ था, ठीक है, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था। अब जो पहली मीटिंग हुई ना, तो ये मतलब जो उस टाइम के 211 मेंबर अटेंड किए थे, जिसमें मतलब जो अब उस टाइम एक फ्रेंच प्रैक्टिस हुआ करती थी कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को ना स्पीकर बना दो। तो उस टाइम के स्पीकर बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहले स्पीकर बनते हैं, हाँ। और उसके बाद जो पहला इलेक्टेड स्पीकर बनता है वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के हमारे प्रेसिडेंट भी बनते हैं फिर, हाँ। और इसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं, मतलब वाइस स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समझो आप, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि होते हैं एस.सी. मुखर्जी, कृष्णा मचारी जी, ठीक है। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, कभी कभी ऐसे टंग स्लिप हो जाती है, हाँ। उसके बाद ना नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं। अब इसी पे ना हमारा प्रियम्बल बेस्ड है, जो अभी का हम लोग प्रियम्बल देखते हैं वो पूरा इसी पे बेस्ड है। तो ये लाते हैं, तो ऑन दिसंबर 13 1946 में ये लाते हैं। तो ये इसमें मेंशन क्या होता है ना कि मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये मतलब ना हम लोग सोवरेन बॉडी हैं, ठीक है, कि हम लोग सोवरेन बॉडी हैं, और जो भी हम लोग ये सोलली ही हम लोग अपने इंडिया का संविधान बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बोली जाती हैं कि रिपब्लिक है, ठीक है, और कैसे हमें रूल करना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, हाँ। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है इसमें ये है ना कि जितनी भी टेरिटरी थी इंडिया की, हाँ, तो इसमें ये बोला जाता है कि वो सारी टेरिटरी जो कि अभी इंडिया में हैं, या वो टेरिटरी जो कि मिलना चाहती हैं, या वो टेरिटरी जो इंडिया ऑक्यूपाई करेगा आगे चल के, तो वो सारी ही मिल के एक यूनियन बनाएंगे हम लोग, हाँ। तो इंडिपेंडेंट सोवरेन यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो ये है, खैर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे तो हम लोग प्रियम्बल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे,
हाँ, तो उसी तरह तीसरा पॉइंट है कि मतलब हम लोग सारी चीज़ों को मिला के एक ऑटोनॉमस यूनिट बनाएंगे जो यूनियन बनेगी। हाँ, यूनियन बनेगी, रीऑर्गेनाइज़ करेंगे जो भी, अगर जो भी मतलब बेटर, जैसे बेटर गवर्नेंस के लिए हम लोग को जो भी रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़े किसी स्टेट का या बाउंड्री का, ये सारे चीज़ें हम लोग करके एक पूरी ऑटोनॉमस यूनिट बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, आप वही समझो, ठीक है। नंबर 4 क्या है, इसमें यही है कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है वो सारी पीपल से डिराइव्ड होती है इंडिया की, ठीक है। उसी तरह 5वां पॉइंट है कि मतलब सबको तो क्या कहते हैं, सबको सबके सबके क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाएगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड की जाएंगी, यही सब, ठीक है। और उसके बाद 6वां पॉइंट है कि मतलब यहाँ पे माइनॉरिटियों को भी सपोर्ट दिया जाएगा कि उनकी मतलब उनको दबाया ना जा सके, उनके लिए भी काम किया जाएगा। हाँ, और 1 पॉइंट ये है कि जो भी जो भी इंडिया टेरिटरी के अंदर आते हैं, जैसे उनके लैंड सीट पे इन सब पे सोवरेन राइट होगा सिर्फ केवल इंडिया का और उनके सिटीजन्स का। इसी तरह 4था पॉइंट भी है कि हाँ, तो ये 8वां पॉइंट है, सॉरी। हाँ, तो जब ये रेजोल्यूशन रखा गया तो ये ना यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब इसके खिलाफ ना कोई भी ऑपोजिशन नहीं आया और इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, असेंबली के द्वारा। मतलब असेंबली से पूरा एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ये होगा। और उसके बाद आता है चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। तो उस टाइम क्या चेंजेस किए गए, तो जैसे प्रिंसली स्टेट तो अवे ही रहे, ठीक है, वो लोग नहीं आए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। तो उसके बाद ना जैसे पहले ये था कि ये लोग नहीं आएंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे, तो और फिर उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है आइडिया कि मतलब हाँ जैसे पार्टीशन नहीं होगा। हाँ, पर जब पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, माउंटबेटन प्लान के रूप में जब पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। अब बाउंड्री चेंज होती है तो उसी हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं कि जो मतलब अब उसमें मेंशन किया जाता है ना कि जो ये मतलब बॉडी होती है, जो भी असेंबली होती है ना, वो एक सोवरेन बॉडी है, ठीक है। जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश लॉ के पार्लियामेंट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आया, जैसे 1935 में या उससे पहले का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो भी सारी चीज़ें मेंशन है, उनमें से चाहे तो कुछ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं या रिपील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट में, ठीक है, तो इसमें ये है ना कि जो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना दोस्तों, वो मतलब दो टास्क, दो फंक्शन करा करती थी, ठीक है। उसके दो फंक्शन थे, एक तो थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो, और एक थी ना लेजिस्लेटिव काम भी यही देके करते थे। मतलब ये उस टाइम कुछ भी ऑर्डिनरी लॉ बनाना होता था तो यही मतलब ये दो फंक्शन परफॉर्म किया करती थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही, ठीक है। और यही मतलब एक मतलब पहली क्या कहते हैं, पहली पार्लियामेंट भी मतलब फ्री इंडिया की बनती है बाद में। हाँ, उसके बाद जो क्या कहते हैं, जो इसी में है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह मिलती हो ना, तो इसके चेयरपर्सन होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर वो जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती है तो उसके चेयरपर्सन होते हैं जीवी मावलंकर जी, ठीक है। और ये तब तक फंक्शन चलता रहता है जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं कर लिया जाता, जो कि होता है 26 नवंबर 1949 को। अब ये डेट हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है, तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो ये होगा, ठीक है। अब इसमें क्या था ना कि जो मुस्लिम लीग थी ना, हाँ मतलब अब जो मुस्लिम लीग के जो भी, एक जस्ट अ मिनट मुझे थोड़ा रेफरेंस देखना है। हाँ, तो जो ये तीसरा पॉइंट है ना, अब ये क्या था कि मतलब उस टाइम डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाती है मतलब पाकिस्तान की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, जो भी ये और भी जो सारे सीटें आ रही होती हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोग आ रहे होते हैं, वो लोग कम हो जाते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है जो कि पाकिस्तान का संविधान बनाएगी और एक इंडिया का बनाएगी, ठीक है। तो दो असेंबली ऐसी बनती हैं, ठीक है। तो अब जो मेंबर होते हैं ना, जो ब्रिटिश इंडिया के मेंबर जो भी लोग रहते हैं, वो 299 ही रह जाते हैं बस, जो कि ओरिजिनली 389 थे पहले। हाँ, तो अब जिनमें से क्या होता है ना, जो 296 मेंबर आ रहे होते हैं ब्रिटिश इंडिया से, और 93 आ रहे होते थे प्रिंसली स्टेट से, पहले अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये घट के हो जाते हैं ना, ये हो जाते हैं 229 और ये हो जाते हैं 70, ठीक है। तो अब बस इतने ही लोग रहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
तो इसके ना कुछ अदर फंक्शन जो कि ये परफॉर्म कर ली होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी, ठीक है। तो अदर फंक्शन में क्या होता है ना कि ये मतलब ऑर्डिनरी लॉ बनाने के अलावा कुछ और भी काम कर रहे होते हैं। तो उसमें होता है ना कि पहले तो ये रेक्टिफाई करती है कि हम मतलब कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। अब कॉमनवेल्थ क्या होता था ना कि वहाँ जहाँ मतलब ब्रिटिशर रूल किए थे, जो भी कॉलोनियाँ होती थी ना, तो उनको मिला के कॉमनवेल्थ किया, मतलब एक कॉमनवेल्थ बनाया गया था कि जहाँ जहाँ ये ब्रिटिशर रूल करके हैं तो उन सब कंट्रियों का मेल को एक कॉमनवेल्थ बोला जाता था, ठीक है। तो ये लोग रेक्टिफाई किए कि हम लोग कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। उसके बाद से हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई को, हाँ 1947 में। उसके बाद नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 में। उस नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 में। हाँ, और जो हमारे पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं ना, वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ 24 जैन 1950 को, ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं। इन्हीं के एक्सेंट से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बनता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना दोस्तों, ये इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन टोटल लगते हैं, ठीक है। और पूरे 60 कंट्रीज़ का मतलब लोग, जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी होती है ना, अभी आगे आएगी, तो ये लोग इतने देशों में जाके उसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, जिसमें 64 लाख का पूरा खर्चा आता है, ठीक है। और फिर वही है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन होता है जनवरी 24 1950 में, और ये अडॉप्ट कर लिया जाता है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद न्यू पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है, मतलब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं 1951-52 के। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। वो आप रेफरेंस में चाहो तो पढ़ भी सकते हो। देखो जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, लास्ट में पार्लियामेंट के ऊपर 8 लिखा हुआ है। तो पहले जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे इतना भी नहीं पता था। तो अगर आप लोग उस जो अभी हम लोग अदर फंक्शन ऑफ परफॉर्म में देखें ना नीचे, तो पार्लियामेंट के ऊपर 8 लिखा होगा। तो आप लोग इस तरह से रेफरेंस पढ़ सकते हो, ठीक है। कि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट थी ना वो 17 अप्रैल तक ही थी, उसके बाद फ्रेश इलेक्शन कराए गए, ठीक है। फ्रेश इलेक्शन हुए और नई पार्लियामेंट बनाई गई। उसके बाद आता है कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो भाई उसमें ना कुछ मतलब कमेटी बनाएगी जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो अब मतलब सारी चीज़ें एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो कर नहीं पाएगी, ठीक है। तो उनको मतलब कुछ चीज़ों में बांटा गया, कुछ चीज़ें किसी के अंडर आने की है। तो आप लोग ये पढ़ सकते हो, जैसे जिसमें मेजर कमेटी में यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंडर आई, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। तो इसी तरह बहुत सारी हैं, सारी आप एक बार रीड कर लेना। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि बी आर अम्बेडकर जिसके चेयरमैन थे, ठीक है। हाँ, तो कुछ माइनर कमिटीज़ भी हैं, ये भी आप रीड कर लेना इसको। अब इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं, एक बार रीड मार लेना। हाँ, मेजर कमेटी ज़्यादा पूछी जाती हैं तो आप लोग एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, जिसे सेटअप किया जाता है अगस्त 29, 1947 में, ठीक है। इसे बनाया गया था किस लिए? हमारा मतलब संविधान बनाने के लिए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इसे बनाया गया था, जिसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये जो और 6 मेंबर और थे। तो ये आपको नाम ना याद रहने चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। जिनमें से थे मेंबर जो थे एन गोपालास्वामी अयंगर, अलावादी कृष्णमा अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव रॉय, जो कि रिप्लेस करते हैं बी एल मिट्टर को, जिनकी डेथ हो जाती है, इल हेल्थ के कारण वो रिज़ाइन कर देते हैं। और टी टी कृष्णमाचारी, हाँ, जो कि रिप्लेस करते हैं डी पी खैतान को, जिनकी डेथ हो जाती है। तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है ना वो पब्लिश कर दिया जाता है फरवरी 1948 में, पहला ड्राफ्ट हाँ पब्लिश किया जाता है। और इसे मतलब ना 8 महीने डिस्कस करने के बाद कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट जो होता है वो पब्लिश किया जाता है अक्टूबर 1948 में, ठीक है। जो कि 6 मंथ, अब ये सब मतलब लेस देन 6 मंथ प्रिपेयर टू ड्राफ्ट इन इट्स ऑल सेट ओनली फॉर 141 डेज, ऐसा कुछ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो इनैक्ट कैसे किया गया? तो अब इसमें क्या था ना, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ नवंबर 4, 1948 में फर्स्ट रीडिंग हुई, जो फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया। इतने अमेंडमेंट प्रपोज करने के बाद, मतलब जो चीज़ें
मतलब ये लोग ट्रैवल कर रहे थे क्या क्या ले सकते हैं क्या क्या नहीं, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड रीडिंग हुई ना वो क्लॉज बाय क्लॉज स्टार्ट हुई 15 नवंबर से, ठीक है, जो कि एंड होती है 17 अक्टूबर को। अब इस स्टेज में ना टोटल मतलब 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए जाते हैं, जिनमें से 2000 समथिंग डिस्कस किए जाते हैं, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड रीडिंग होती है ना वो मतलब 14 नवंबर 1949 में होती है, जो कि क्या होता है कि बी आर अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेटल बाय द असेंबली बी पास द मोशन। हाँ, तो एक मोशन पास किया जाता है कि मतलब उस टाइम फिर क्या होता है ना, ये मोशन पास हो जाता है और 1949 में इसे मतलब सिग्नेचर मिल जाता है मेंबर्स का भी और जो प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम के उनका भी। तो उस टाइम 284 मेंबर प्रेजेंट होते हैं ऑन दैट डे, जिस दिन साइन करना होता है, तो इतने मेंबर साइन किए होते हैं। तो और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें भी डेट होती है, ठीक है, कि मतलब नवंबर 26 को अडॉप्ट कर लिया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो गाइस, अगर लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा मुझे भी लग रहा है, बट ठीक है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा, अभी मैं कहानी जैसे स्टार्ट करूँ एक एक चीज़ों में तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, बट मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चलना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब ये हो रहा था ना दोस्तों, तो उस टाइम ना पानी उनी काफ़ी बरस रहा था, तो इसे बहुत अच्छा माना गया था, एज अ बहुत शुभ माना गया था कि मतलब ये इसीलिए हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ देखिए फिर है कि जो क्या कहते हैं, जो बी आर अम्बेडकर थे ना, उनसे ये था कि वो एक लॉ मिनिस्टर तो थे ही, ठीक है, और उनके पास ना बहुत ही मतलब जैसे वो बहुत अच्छे लॉजिकल मतलब क्या कहते हैं, जो उनकी लॉजिकल नॉलेज थी ना वो बहुत ही अच्छी थी। तो मतलब अगर किसी को कन्विंस करना हो, जैसे डिबेट हो, अब उसमें क्या हो ना, जब सामने से कोई पूछे क्वेश्चन तो उसका पूरा अच्छे से जवाब दे देते हैं बी आर अम्बेडकर कि ये है तो क्यों है। अगर कोई पूछता है कि आपने ऐसा क्यों डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसा क्यों कर दिया, तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे और ज़्यादातर लोगों को कन्विंस कर लिया करते थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा गया है और इन्हें मॉडर्न मनु भी कहते हैं। हालांकि ये मनुस्मृति से कुछ ज़्यादा मतलब चिढ़ते थे ये एक्चुअली मनुस्मृति से, खैर वो दूसरी बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो इन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो देखिए, हालांकि अडॉप्ट हम लोग ये पढ़ते हैं कि जैसे अब ये जो अडॉप्शन था ना, तो उसमें से कुछ चीज़ें जैसे हम लोग की क्या होता है कि 26 को तो साइन हो गया, बट हम लोग इसे ना रिपब्लिक डे पे ही सेलिब्रेट करते हैं, 1950 में ही लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये हुआ क्यों, पर उससे पहले जब जैसे 26 को जब ये अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद से ही कुछ आर्टिकल ना मतलब इफ़ेक्ट में आ गए, जिनमें से थे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, हाँ, तो 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे हैं, हाँ। तो ये मतलब उस टाइम से ही इनेक्ट मतलब फोर्स में आ गए थे। बाकी जो अदर प्रोविज़न थे ना वो फोर्स में आए हैं 26 जनवरी 1950 के बाद। वो इसलिए क्योंकि ये जो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी ना, और जो ये इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, ये काफ़ी पहले रखी गई थी। तो करीब 20 साल पहले से ये सब डिमांड होती थी, तो जो कि ब्रिटिशर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और छोड़ के जा भी नहीं रहते। तो पहले हमें ना डोमिनियन स्टेटस चाहिए था कि आप भले हमारे मतलब सर्वे सर्वा रहो, बट हमें रूल करने दो। पर जब ब्रिटिश एकदम कुछ नहीं दिया, डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दिया, तो 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं, ठीक है। रावी नदी के किनारे पे एक झंडा फहराते हुए हैं ये सब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो उस दिन लिया जाता है लाहौर सेशन ऑफ दिसंबर 1929 को। फिर उसके बाद पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1950 में जनवरी को किया जाता है। अब इसी डेट को मार्क करने के लिए ना हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो यहाँ से सारे आर्टिकल फोर्स में आए, ताकि ये डेट रहे, और इसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे, ठीक है। उसके बाद जो इसमें तीसरा पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ है जो, वो ये है ना कि अब जो भी हमारे आर्टिकल आए, जो भी अलग जो पहले एक्ट आए हुए थे जैसे 1935 का या इंडिपेंडेंस एक्ट का, तो उन्हें रिपील नहीं किया गया। उन्हें बस ये कहा गया ना कि अगर ये इनमें के एक्ट
कोई भी मतलब जिनसे क्लैश होता है ना, अगर जो हमारे अब नया संविधान बना है अगर इससे क्लैश होता है तो उनके सारे आर्टिकल रिपील मतलब क्या कहते हैं मतलब इन इफेक्ट हो जाएंगे, तो वो सारे अप्लाई नहीं होंगे। और जैसे ऐसा होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, तो उस टाइम लोगों को लग रहा था कि हो सके हमसे कुछ चीज़ें छूट जाएं जो कि हम ना कवर कर पाएँ। तो अगर ऐसा होता है तो अगर उन पीछे वाले एक्ट में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम वहाँ से ले सकते हैं। हालांकि अगर वो एक्ट क्लॉज में आते हैं मतलब क्लैश में आते हैं, जो अब हमारा नया संविधान बनता है जो कि अडॉप्ट होता है इस डेट पे, ठीक है, तो अगर इसके क्लैश में आते हैं तो वो दोनों इन इफेक्ट हो जाएंगे, मतलब उनके चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है ना, मतलब एक इसमें होता है द एबोलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल, इसे मतलब उसी दिन अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो पहले क्या होता था ना, जैसे अब जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि हाई कोर्ट जो थी ना, अगर हाई कोर्ट से कोई जजमेंट होता है तो उसके बाद अपील सीधे जाती थी काउंसिल के पास, हाँ। और अगर सुप्रीम कोर्ट का होता है तो अपील जाएगी मतलब सीधे काउंसिल के पास, ना कि उसे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं होता था, प्राइवेट काउंसिल होती थी। अभी भी ब्रिटिश में ऐसा ही है कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहते हैं वो सबसे ऊपर नहीं, उनके ऊपर काउंसिल आती है। ऐसा इंडिया में तो है नहीं, इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट ही है मतलब सबसे हाई अथॉरिटी है जजमेंट देने के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया उसके बाद आप कहीं नहीं अप्लाई कर सकते, वो फुल एंड फाइनल होता है। हाँ, हालांकि कुछ अगर बड़ी बेंच हो तो कर सकती है एग्जामिन एक बार, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना, अब हम लोग चलते हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस। तो कुछ कमेटियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। मतलब अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है ना, ये तो अभी भी मतलब काम कर रही होती है उस टाइम, तो उसको उसके काम करने को तरीके को मतलब वो कैसे काम करेगी ना, तो उसके लिए एक मतलब एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जो कि डिफाइन करेगी कि मतलब वो कैसे काम करेगी या क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो उसके चेयरमैन होते हैं जवाहरलाल नेहरू, MSF अली और KM मुंशी, N गोपालस्वामी अयंगर, KT शाह, DR गदगिल, हुमायूं कबीर, के संथनम, तो ये लोग बनाए जाते हैं, ठीक है, कि मतलब कैसे आगे काम करेगी और क्या काम होगा कैसे मतलब, तो यही सब सारी चीज़ें हैं। और इसमें कुछ ग्रैंडविल का ये भी है कि एक उसमें दिया हुआ है, ग्रैंडविल ऑस्टिन का एक कमेंट है कि ये जो ब्रिटिश कमेटी है ना, जो कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी जो सेट की गई थी, इन्होंने ही ना मतलब काफ़ी इजी बना दिया, क्योंकि ये लोग पहले ही से जानते थे कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो ये लोग पहले ही से ऐसा सब करके काफ़ी सारे चीज़ें ना बहुत इजी बना ली, जिससे हमारा मतलब जो जैसे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना लिया, तो ये सब सारी चीज़ें फ्रेम कर ली ताकि मतलब ईजिली वर्क हो पाए, ठीक है। अब उसके बाद है ना दोस्तों, कुछ क्रिटिसिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे कुछ क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो अब ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये ऐसे तो मैं अपने भी ओपिनियन कुछ रख सकता हूँ, बट आप लोग जब भी अगर पेपर में मेंशन करना तो आप लोग ये क्रिटिसिज्म मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जैसे एक मेंशन किया है कि नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इसमें ये किया गया ना कि ये बॉडी जो थी ना वो मतलब जो मेंबर थे, हाँ, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, जैसे लोगों ने उन्हें चूज़ करके नहीं भेजा था, वो लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली ने उन्हें चूज़ करके भेजा था, वो पीपल को रिप्रेजेंट ही नहीं करते थे। हालांकि देखो उस टाइम में जैसे हमने बात की 1935 में ही बस 10% लोगों को फ्रेंचाइज दी गई थी, वोट करने का राइट बस 10% लोगों के पास था। तो उस टाइम ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि सबको राइट दे दिया जाए कि वो लोग वोट करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, हाँ, और ये जो पहला पॉइंट है ना, इसमें ये भी था कि देखो सबसे पहले हम लोग को आज़ादी चाहिए थी जल्दी से, कि पहले हम लोग खुद तो आज़ाद हो जाएं, बाकी फिर राइट देते रहेंगे, हाँ। तो इसीलिए अब इन सब चक्कर में ना, जैसे जो भी ब्रिटिश दे रहे थे वो लोग हमने एक्सेप्ट किया जिस तरीके से, उसके बाद ये काम शुरू हो गया। और ये फिर एक कहा जाता है कि नॉट ए सोवरेन बॉडी। तो अब नॉट ए सोवरेन बॉडी कहना सही नहीं है, हाँ, क्योंकि उस टाइम हम लोग खुद, जैसे इंडिया पार्ट था, इंडिया अंडर था ब्रिटिश रूल के, ठीक है। तो अब जो भी करना होगा वो ब्रिटिश ही सजेस्ट करेंगे कि आप ही करो, हालांकि लोग चूज़ करके ही जाते हैं उसमें, तो ये भी कहना मतलब ठीक नहीं है कि वो सोवरेन बॉडी नहीं थी। हाँ, उस टाइम हम लोग अंडर बने थे ब्रिटिश रूल के, बट चूज़ करके तो हम नहीं भेजा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रोविंस में सब हम ही ने तो चूज़ करके भेजा था, वो तो सारे इंडियंस ही थे जो चूज़ करके आते हैं, और इसमें सारे इंडियंस थे, ये बात याद रखना, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ तीसरा क्रिटिसिज्म है कि टाइम कंज्यूमिंग। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है
कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए अलग और हमारे लिए अलग, जो कि अमेरिका में है। अमेरिका में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और वहाँ की स्टेट कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, मतलब वो अलग अलग वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और ऊपर से हमारे देश की इतनी सारी डाइवर्सिफाई इतनी सोसाइटी है, मतलब इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। इतने धर्म हैं, इतने मतलब उसके बाद भी धर्म में भी कई सारे कास्ट के लोग थे। अब सबको रिप्रेजेंटेशन और सबकी मतलब सेफ गार्ड करना था, तो उसके लिए अब टाइम तो लगेगा ही, मतलब ऐसे तुरंत तुरंत तो बना नहीं सकते, ठीक है। उसी तरह इसमें दिया भी गया है कि मतलब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बस 4 महीने में बन गया। तो अब इसमें एक नज़ीरुद्दीन अहमद जी हैं, वो ये बोलते हैं ना कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये एक्चुअली ड्रिफ्टिंग कमेटी है। अब ड्रिफ्टिंग कमेटी उसे कहा जाता है जो मतलब घसट घसट के चल रही है, जैसे कछुआ चलता है, ठीक है। तो अब ऐसा तो था नहीं। अब हमारे मतलब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे तरह तरह के लोग हैं, तो सबको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो ऐसा तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। उसके बाद आता है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अब ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों उस टाइम जो एक पार्टी थी ना, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, वो कांग्रेस ही थी। जैसे कोई भी लीडर को अगर उस टाइम कुछ भी करना होता था इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, या मतलब कोई भी रिवोल्यूशन स्टार्ट करना होता था, तो वो सबसे पहले तो वो कांग्रेस ही ज्वाइन करते थे, क्योंकि और कोई पार्टी ज़्यादा मतलब पावरफुल थी नहीं। तो अगर कुछ करना है तो आपको कांग्रेस में ही लोग जाते थे। तो सारे लोग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है जो इतना लड़ झगड़ के मतलब हमें आज़ादी दिला दी, ठीक है। तो उस टाइम एक ही पार्टी थी, हाँ। तो अब उसमें ये बोल देना कि कांग्रेस डोमिनेटेड, खैर चलिए ठीक है, हाँ आप लोग ये यूज़ कर सकते हो कि मतलब ये जो क्रिटिसिज्म है, ये आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5वां क्रिटिसिज्म क्या है कि लॉयर, जो मतलब उस टाइम में लॉयर डोमिनेट करते हैं उस सोसाइटी में। हालांकि ये सही भी है, क्योंकि इसीलिए जो हमारा ये जो आप बुक पढ़ रहे हो ना, इतनी मतलब क्या कहते हैं, इतनी लीगल लैंग्वेज में है। इसीलिए क्योंकि उस टाइम जो हमारा मतलब जो जितने भी लोग थे ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो मतलब सारे लॉयर थे, और इसीलिए वो लोग लीगल लैंग्वेज जानते थे, और लीगल लैंग्वेज का भर भर के यूज़ किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर किसी को ऐसे ही पढ़ना हो तो वो पढ़ ले, और उसको हवा तक ना लगे कि मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद ये होता है एक क्रिटिसिज्म आता है विंस्टन चर्चिल द्वारा। ये सबसे मतलब क्या कहें, ये एकदम बेवकूफ़ आदमी होता है। इसी ने ज़्यादा ही हमारे देश में बंटवारा कर दिया, बहुत बांटा लोगों को धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, ठीक है। तो ये कह रहा है डोमिनेटेड बाय हिंदू। हालांकि आप जानते हो कि उस टाइम अभी हमने जब पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सारे लोग, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया था, एंग्लो इंडियन को भी, हाँ, क्रिश्चियन इंडियन को भी, एसटी को भी, वुमेन को भी, सबको दिया था। तो ये भी ठीक नहीं है क्रिटिसिज्म। और विंस्टन चर्चिल का क्रिटिसिज्म कोई मायने भी नहीं रखता, आप लोग छोड़ो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो वो ये है ना कि जैसे एलिफेंट को अडॉप्ट किया एज अ सिंबल। सॉरी, मैं यहाँ पे सिंबल लगाने वाला था, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक एम्बलम लगाने वाला था जो उस टाइम अडॉप्ट किया गया था, मैं भूल गया, सॉरी। मैं दिखा दूंगा फिर कभी, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो गूगल करके देख लेना कि जो अडॉप्ट किया जाता है सिंबल एज अ सील अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो BN रॉय है ना, अब ये चीज़ें आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये कहीं भी पूछी जा सकती हैं। जो BN रॉय होते हैं ना, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र होते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीगल एडवाइज़र यही होते हैं, ठीक है। और HVR अयंगर होते हैं ना, ये सेक्रेटरी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और SN मुखर्जी ये मतलब ना चीफ ड्राफ्ट्समैन होते हैं। तब इनका ये रहता है ना कि जस्ट अ मिनट, अब चीफ ड्राफ्ट्समैन का काम क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ठीक है, जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कस हो रही हैं, उसके बाद जब चीज़ें हो जा रही है कि हाँ हमें ये एक्सेप्ट करना है, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो उसको एक भाषा देने वाला वो होता है चीफ ड्राफ्ट्समैन। तो ये थे हमारे SN मुखर्जी जी, ठीक है। और 5वां क्या है, मेरा पेन रुक गया, सॉरी। और 5वां है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब ये थे ना, ये एक कैलीग्राफर थे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ना हाथों से अपने लिखे, ठीक है। जो अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन है विद इटैलिक्स स्टाइल में, हाँ, ठीक है। और उसके बाद जो ओरिजिनल वर्जन ऑफ उसको ना सजाया जाता है शांति निकेतन स्कूल के, इंक्लूडिंग नंदलाल बोस भी और राम मनोहर सिन्हा, ये लोग थे, ठीक है। तो ऐसे ही है कि फिर प्रियम्बर भी कैलीग्राफ किया जाता है इन्हीं लोग से। आप लोग एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब उसके बाद है ना हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब क्या हुआ ना,
अब ऐसे तो पहले बस इंग्लिश में ही बना था, पर उसके बाद ना उस टाइम ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि हिंदी में भी बनना चाहिए। बट काफ़ी टाइम बाद ना ऐसी डिमांड उठने लगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब हिंदी में भी होना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। तो इससे क्या हुआ ना, इससे ये बोला गया कि मतलब हम मतलब प्रेसिडेंट जो है ये मतलब एक क्या कहते हैं अथॉरिटी टैक्स प्रोड्यूस मतलब क्या कहते हैं पब्लिश होगा बाई जैसे प्रेसिडेंट परमिशन देंगे कि ऐसा एक हिंदी में भी कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश हो, ठीक है, जिसका मतलब पूरा ट्रांसलेशन हिंदी में हो, जो पूरा मेल खाता हो इंग्लिश से। जैसे ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश में पढ़ो तो उसका दूसरा मतलब निकले, हिंदी में पढ़ रहे तो वो टोटली अलग है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। और जो भी अमेंडमेंट किए गए थे, जैसे ये 58 अमेंडमेंट है, हम लोग अमेंडमेंट भी अभी आगे आने वाले चैप्टरों में सब पढ़ेंगे हम लोग, अमेंडमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो भी अमेंडमेंट किए गए थे ना, वो सारी चीज़ें, सारे अमेंडमेंट भी उसमें मेंशन किए जाएँ, सब हिंदी में मेंशन किया जाए और सेम मीनिंग के साथ। तो यही है। अब काफ़ी मतलब ठीक चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। इजी नहीं बोलूँगा मैं, फिर भी एज अ नॉलेज आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं वीडियो लाता रहूँगा जल्दी आपको, मतलब सारी वीडियो, क्योंकि हमने ये टारगेट रखा है 30 डेज़ का, तो मैं ये 30 डेज़ के अंडर ही कवर करा दूँगा। अभी 24 आवर्स नहीं हुए और हमारे 2 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो उसी तरह सारी वीडियो अपलोड होगी। हाँ, सो थैंक यू।